आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ट्रंप और नेतन्याहू आज रात करेंगे किस अहम मुद्दे पर बात, किस पर होने वाला है एक्शन। ईरान को नहीं है अमेरिका की धमकियों की कोई फिक्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर दी चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन। हमास ने अमेरिका पर लगाया बड़ा इल्जाम, गजा एड सेंटर्स पर हो रही बड़ी साजिश। इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर खतरे के बादल, किसने दिया सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम। इसराइल को मदद से भरा जहाज रोकना पड़ा महंगा, घर से लेकर नेतन्याहू दुनिया भर में घिरा। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने ब्रिटेन को बनाया निशाना, बताया किस साजिश में शामिल है हुकूमत बरतानिया। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 9 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज मंडे को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने का प्लान बनाया है फोन पर। यह तस्दीक व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिशियल ने की है। व्हाइट हाउस से ही तस्दीक हुई है। यह बातचीत हमारे वक्त के मुताबिक देर रात के बाद हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में तब दिन होगा। तो ये बात जब तक मैं कर रहा हूं तब तक नहीं हुई है। यह कॉल उस वक्त हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ गजा में एक फास्ट ट्रैक एड सिस्टम चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। एक सोर्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान के मसले पर तफसील से गुफ्तगू होगी। ईरान के मसले पर क्यों? कॉल के बाद नेतन्याहू अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे, वो भी ईरान के ही इशू पर। होने क्या वाला है ईरान को लेकर? याद रहे, मई के महीने में अमेरिका में जो वाशिंगटन उनकी दारुल हुकूमत है, वहाँ इजरायली एम्बेसी पर या इजरायली एम्बेसी से जुड़े 2 लोगों पर हमला हुआ था, उनका कत्ल हुआ। उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को सिचुएशन एस्केलेट न करने की हिदायत दी थी, ताकि अमेरिका ईरान के बीच हो रही न्यूक्लियर टॉक्स पर कोई असर न पड़े। ट्रंप का पैगाम क्लियर था कि मकसद डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है और अभी कोई बड़ा कदम उठाना या यानी यूं कहें कि हमला करने का वक्त नहीं है। लेकिन सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि दूसरा ऑप्शन अभी भी हमारी टेबल पर है, लेकिन हम पहले डिप्लोमेसी का रास्ता लेना चाहते हैं। सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को होशियारी और सब्र से काम लेने का मशवरा दिया था, लेकिन आज होने वाली फोन कॉल की बात को मीडिया में पहले से लीक कर देना और ये भी हिंट दे देना कि ये कॉल ईरान के मसले पर होने वाली है, ये बात बताती है कि ईरान को लेकर कुछ तो अहम डिस्कशन आज रात होने जा रहा है। तो आज की रात होना है क्या, खोना है क्या, पाना है क्या, ये गाना चलेगा। ये गुफ्तगू उस वक्त हो रही है जब अमेरिका एक तरफ ईरान की न्यूक्लियर डील का जवाब का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ हमास की तरफ से सीज फायर और होस्टेज डील के सॉफ्ट जवाब की उम्मीद भी लगाए बैठा है। कौन? अमेरिका। बढ़ते आगे। ईरान एक मदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि उसे अमेरिका की किसी धमकी की कोई परवाह नहीं है। इधर ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शिकंजा लगाना चाहते हैं और उधर ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम का दायरा और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। ताज़ा खबर यह है, और खुद ईरान के अखबार के हवाले से है, कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कैपेसिटी, उसकी कुव्वत या यूं कहें कि उसमें जो कुछ भी बनता है उसे और 3 गुना बढ़ाने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ऐलान नहीं किया है, शुरू कर दिया है काम। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी AEOI, इसके चीफ है मोहम्मद इस्लामी। उन्होंने ये बात आज पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर्स के साथ मुलाकात के बाद कही, जो मैंने आपको बताया कि 3 गुना अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। मोहम्मद इस्लामी का कहना था कि ईरान के 7वें डेवलपमेंट प्लान के तहत AEOI की कोर कमिटमेंट है कि न्यूक्लियर बिजली के प्रोडक्शन को 3 गुना तक ले जाना है। इस्लामी ने कंफर्म किया कि यह प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है और बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2nd और 3rd फेजेस में काम तेजी से चल रहा है। बात सिर्फ बिजली की नहीं है, बात यह है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अब 3 गुना रफ्तार से काम कर रहा है। मोहम्मद इस्लामी ने बताया कि 20,000 मेगावाट तक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट अब ऑफिशियली, सीरियसली और रैपिडली हासिल किया जा रहा है।
बढ़ते हैं गजा की तरफ। हमास समेत दूसरे फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने अमेरिका के गजा एड सेंटर्स को एक मौत का जाल करार दिया है, एक साजिश, और इल्ज़ाम लगाया है कि इसका असली मकसद UNRWA को ख़त्म करना और फ़लस्तीनी कॉज को, फ़लस्तीन के मकसद को तबाह कर देना है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में फ़लस्तीन के गजा के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने ये कहा है कि अमेरिका का एड सेंटर्स सिर्फ रिलीफ दिखाने का ड्रामा है। असल में ये गजा के लोगों को ज़बरदस्ती बेघर करने, उनकी नस्ल को मिटाने और उनको उन्हीं के मुल्क से निकालने की साजिश का हिस्सा है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, हर किसी को मदद लेने के लिए साउथ में बुलाया जा रहा है, मिस्र की सरहद के करीब साउथ में, रफा में। हाँ, इन रेजिस्टेंस मूवमेंट के इस बयान में यह भी कहा गया है कि ट्रंप की लीडरशिप में चलने वाली ये पॉलिसी एक क्रिमिनल प्लान है। ये रेजिस्टेंस मूवमेंट का बयान है, जिसका नतीजा गजा की इवैक्यूएशन और नस्ल कुशी होगी इस क्रिमिनल प्लान की। इन ग्रुप्स ने इसराइल और अमेरिका पर दबाव डालने की अपील की है कि गजा में सिर्फ UN एफिलिएटेड एजेंसीज, खासकर UNRWA के जरिए ही एड पहुंचाई जाए। फ़लस्तीनियों को UN की इस एजेंसी पर बड़ा इत्मीनान है, बड़ा यकीन है, भले देखने वालों को होना हो। इन मूवमेंट्स का ये कहना था UNRWA एक ऐसी तंजीम है जिसके पास लीगल पावर और फील्ड एक्सपीरियंस है, जो गजा के लोगों की ज़िंदगी बचा भी सकती है और उनकी इज्जत भी महफूज रख सकती है। बढ़ते हैं आगे सर। गजा में जारी इसराइली जंग में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद अब 54,927 तक पहुंच गई है, यानी करीब करीब 55,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं और उस बारूद से मारे गए हैं जो इसराइल ने अपने दोस्तों से हासिल करके आम फ़लस्तीनियों पर बरसाया है। ये अपडेट मंडे को, पीर को, आज गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 47 बॉडीज़ हॉस्पिटल्स लाई गई हैं, जबकि 388 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों में अब तक ज़ख्मी होने वालों की कुल तादाद 1,26,615 हो चुकी है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब भी बेशुमार बॉडीज़, मुर्दा जिस्म मिट्टी के नीचे दबे हैं, गिरी हुई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं और सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम्स वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि इसराइल के टैंक्स रास्ते में खड़े हैं। अब बात इसराइल के सियासी तूफान की। इसराइल में नेतन्याहू सरकार खतरे में है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज ने नेतन्याहू को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, खासकर एक पार्टी ने। इसराइल की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शास पार्टी ने कहा है कि अगर मिलिट्री ड्राफ्ट का मसला 2 दिन में हल नहीं हुआ, सुलझा नहीं, तो वो नेतन्याहू की सरकार गिरा देगी। गजा वॉर के बीच इसराइल के अंदर फूट पड़ती नजर आ रही है। लिकुड पार्टी भी प्रेशर में है। लिकुड पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी, लिकुड इसकी पार्टी है नेतन्याहू, इसके लोग कह रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी फौज में भर्ती किया जाए। इनमें कोई सुरखाब के पट तो लगे नहीं हैं, सिर्फ दूसरे यहूदी नौजवान ही फौज में अपनी जान देने के लिए क्यों भर्ती हों, जबकि शास पार्टी इसके बिल्कुल मुखालिफ है। वो मजहबी यहूदियों यानी ऑर्थोडॉक्स को फौज में भर्ती होने से पूरी तरह छूट देने की मांग कर रही है। शास पार्टी का साफ कहना है कि अगर हल नहीं निकला तो वो सरकार गिराने के हक में वोट देंगे, यानी हल चला देंगे। हल निकालो वरना हल चला देंगे। पार्टी के स्पोक्समैन एशेर मेडिना, इन्होंने ये कहा है कि हमें सरकार गिराने का शौक नहीं है, लेकिन अब सब्र का पैमाना भर गया है। इसराइल में मची सियासी उठापटक से नेतन्याहू की कुर्सी के पाए चटकने का खतरा बन चुका है और बना हुआ है। अब हर किसी को अगले 2 दिन का इंतजार है। आप व्यूअर्स को दुआ करनी चाहिए कि नेतन्याहू इस मांग पर भी राजी ना हो। बढ़ते आगे। इसराइल ने गजा में मदद लेकर जाने वाले छोटे से जहाज मैडलिन को समंदर में जब्त कर लिया। ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया। इसराइल के इस कदम पर दुनिया के कई मुल्कों ने नाराजगी का इजहार किया है। इसराइल को अपनी इस हरकत के लिए बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। ये जहाज इंसानी मदद लेकर गजा जा रहा था, लेकिन इसराइली नेवी ने उसे बीच समंदर में रोक दिया। अरब और यूरोप के कई ममालिक कह रहे हैं कि ये मदद रोकना नफरत भरा और जुल्म भरा कदम है। फ्रांस, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने इसराइल के इस कदम को गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ करार दिया है। उनका कहना है कि इसराइल जानबूझकर गजा के लोगों को भूख और तकलीफ में डाल रहा है। इसराइल की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करने वालों में हमास, ईरान और टर्की के नाम भी शामिल हैं।
ایک فارمر اسرائیلی نیوی چیف نے یہ کہا ہے کہ غزہ فلوٹیلا والا واقعہ ایک ڈپلومیٹک ناکامی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل کی نیوی کے سابق چیف نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے لیے مدد لا رہے ایک چھوٹے جہاز کو ضبط کر لینا یہ بالکل بیکار اور ضرورت سے زیادہ بڑا بنا دیا گیا ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے نتنیاہو حکومت کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ڈپلومیٹک طریقے سے حل ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح سے بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب غزہ میں مدد کی جو ناؤ یا بڑی کشتی یا ایک چھوٹا جہاز جس پر اسرائیل نے چھاپا مار دیا، جو غزہ میں مدد لے کر آ رہی تھی، اس پر انٹرنیشنل طور پر پوری طرح سے نتنیاہو حکومت کی تنقید ہو رہی ہے۔ اسی بیچ اسرائیل کے ایک سابق نیوی چیف کا یہ بیان آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر خود اس قدم کو لے کر بڑی مخالفت ہو رہی ہے حکومت کی۔ بعد لبنان کی جہاں آئے دن اسرائیل حملے کرتا ہے، پھر کیا ہے۔ ایک گاڑی پر اسرائیل کی فوج نے پھر سے ڈرون اسٹرائک کی ہے۔ لیبنیز میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ڈرون نے نمیریا شہر میں ایک گاڑی پر حملہ کیا۔ یہ جگہ اسرائیل کی سرحد سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ آخرکار اس گاڑی پر حملہ کیوں کیا گیا؟ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، اور لبنانی حکومت مذمت سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں پائے گی۔ ابھی انہوں نے مذمت بھی نہیں کی ہے۔ اب بات رشیا کی۔ رشیا کے فارن منسٹر سرگئی لاوروو نے برٹین پر ایک الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ یوکرین کے حملوں میں پوری طرح 100% برطانیہ شامل ہے۔ ماسکو میں فیوچر فورم 2050 کے دوران سرگئی لاوروو نے کہا کہ یوکرین کے ٹیررسٹ حملے، اب وہ یوکرین کے اس حملے کو جو اس کے ایئر بیسز پہ ہوا اسے ٹیررسٹ حملے کرتا ہے، تو اس ٹیررسٹ حملے میں رشیا کے خلاف برٹین کی مدد کے بنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سرگئی لاوروو کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطرے بہت سیریس ہیں۔ یہ تمام حملے یوکرین کی طرف سے ہو رہے ہیں مگر وہ برٹین کی مدد کے بغیر بے اثر ہیں۔ لاوروو نے خطرہ بڑھنے کے امکانات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ رشیا اپنے شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ یہ ہر قدم اس میں ایک دھمکی ہے برٹین کے لیے کہ اگر آپ یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں بھی آپ کے بارے میں سیریسلی کچھ سوچنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔